नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फौजी जर्नी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय इतिहास के एक बेहद खास और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर। यह जगह है श्रावस्ती, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। श्रावस्ती एक ऐसा स्थल है जो न सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, बल्कि यह एक समय पर समृद्ध और शक्तिशाली कौशल राज्य की राजधानी भी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावस्ती के इतिहास, उसकी खोज और वहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में। श्रावस्ती के नाम सुनते ही भगवान गौतम बुद्ध की याद आती है। माना जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष यहीं बिताए थे। यहाँ पर उनका मुख्य निवास जैतवन विहार था, जिसे अनाथ पिंडक ने दान किया था। श्रावस्ती में उन्होंने अनेक धर्म उपदेश दिए और यहाँ के लोग उनके अनुयायी बन गए। श्रावस्ती की खोज एक रोमांचक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने भारत में खुदाई शुरू की, तो उन्होंने इस जगह की प्राचीन महिमा को फिर से उजागर किया। जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जैसे पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई करके प्राचीन स्तूप, मठ और अन्य अवशेषों को खोजा, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि यह स्थान कभी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। आज श्रावस्ती एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां लोग बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को देखने आते हैं। यहां पर आप अंगुलीमाल स्तूप, शोभानाथ मंदिर और जैतवन जैसे महत्वपूर्ण स्थल देख सकते हैं। जैतवन विहार आज भी शांत और पवित्र महसूस होता है और यह आपको बुद्ध के समय की याद दिलाता है। दोस्तों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए श्रावस्ती खोज एक बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि इसमें हमें न केवल भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि किस तरह बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज को प्रभावित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी श्रावस्ती की खोज के बारे में बताते हैं और बहुत ही सुंदरता से वर्णन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, अच्छा किया बौद्ध चीन यात्रियों ने कि बौद्ध स्थलों के बारे में रत्ती रत्ती लिख दिया, दूरी नाप दिया, दिशा बता दिया, वरना अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ नहीं पता चलता। अलेक्जेंडर कनिंघम चीन यात्री को पढ़ते गए, दूरी और दिशा देखते गए, श्रावस्ती की खुदाई करते गए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1863 में श्रावस्ती की पहचान की, बताया कि अभी का सहेत महेत ही श्रावस्ती है। निशाना सही था। 1 साल तक खुदाई कराई और गंधकुटी मिल गई। फाया ने लिखा है कि गंधकुटी के आसपास सदाबहार वृक्षों के वन थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे, गंध के मारे वातावरण पूरा खुशमय था, इसलिए वह गंधकुटी थी। जैतवन के ठीक बीचों बीच गंधकुटी थी। गंधकुटी में बुद्ध भगवान का आवास था। यहीं भगवान बुद्ध सबसे अधिक रहे, यहीं भगवान बुद्ध सबसे अधिक बोले भी थे। फाया ने बताया कि यहीं बुद्ध भगवान सबसे अधिक 25 वर्ष आवास बिताए थे। यहीं बुद्ध भगवान सबसे अधिक 844 सुत्तों का देश न दिए थे। जैतवन के भीतर अनाथ पिंडक ने भिक्षुओं के लिए विश्राम गृह भी बनवाए थे। विहार नंबर 19 के ध्यान कक्ष से नीम में दबा हुआ एक ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र ध्यान कक्ष के उत्तर पश्चिम कोने से मिला है। जैतवन लिखा है उस ताम्रपत्र पर। ताम्रपत्र ने साफ कर दिया कि असली जैतवन यही है। धुंध साफ हुई, वरना जैतवन कहां कहां खोजा जा रहा था। ताम्रपत्र 2.25 फीट ऊंची मिट्टी के एक संदूक में था और यह 18 इंच लंबा, 14 इंच ऊंचा और 1/4 इंच मोटा 27 पंक्तियों में लिखी हुई है। यह ताम्रपत्र गहडवाल नरेश गोविंद चंद्र का है। नरेश की मुहर लगी हुई है और वाराणसी से जारी किया गया है। ताम्रपत्र पर संवत 1186 आषाढ़ पूर्णिमा दिन सोमवार अंकित है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गोविंद चंद्र ने जैतवन के भिक्षु संघ को गुरु मानते हुए 6 गांवों की आय दान में दिए थे। गुरु पूर्णिमा का इतिहास इससे पता चलता है। आषाढ़ पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा है। बुद्ध ही गुरु हैं, बुद्ध ही गुरु हैं। इसी गुरु ने गुरु पूर्णिमा के दिन सारनाथ में पहली बार सार्वजनिक ज्ञान दिया था। बुद्ध ही गुरु हैं। इन्हीं की शिक्षा दुनिया भर में अनुमोदित हुई। बुद्ध ही गुरु हैं। अनेक देशों में इसी गुरु के कारण अनेक शिक्षक केंद्र खोले गए। बुद्ध ही गुरु हैं। अनेक भिक्षुओं ने इसी गुरु के नाम, इसी गुरु के ज्ञान का अनेक देशों में प्रचार किया। बुद्ध ही गुरु हैं।
इसलिए अनेक देशों में पढ़ाई का सत्र गुरु पूर्णिमा के माह जुलाई से प्रारंभ होता है। बुद्ध ही गुरु हैं। अनेक राजाओं ने गुरु पूर्णिमा के दिन अनेक भिक्षु संघों को शिक्षा के लिए अनेक गांव दान कर दिए। पुरखों से जो हम सुनते आए हैं कि प्राचीन मुनि पहाड़ की गुफा में ध्यान साधना और अध्ययन किया करते थे। आखिरकार वे मुनि कौन थे? वो भिक्षु ही तो थे। विश्व गुरु बुद्ध ही थे, इन्होंने ही आषाढ़ पूर्णिमा को पहली बार शिष्यों को गुरु पद से सारनाथ में सार्वजनिक ज्ञान दिया था। इन्हीं के नाम पर गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की गरिमा को भारत समझने लगा है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा 2020, 21, 22, 23, 24 की भी बधाई दी थी और बुद्ध के लिए ज्ञान को आत्मसात करने की बात कही थी। विश्व गुरु जिस दिन ज्ञान पाए वह बुद्ध पूर्णिमा है और जिस दिन ज्ञान दिए वह गुरु पूर्णिमा है। विश्व गुरु को पहली बार सार्वजनिक ज्ञान देने का बतौर अंग्रेजी महीना जुलाई है। इसी माह में बौद्धों को वर्षावास आरंभ होता है और पठन पाठन का दौर शुरू होता है। भारत के विश्वविद्यालयों में जुलाई से पठन पाठन का नया सत्र आरंभ होने के रिवाज की जड़ यही बुद्धिस्ट परंपरा है। एशिया के अनेक देशों ने बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात किया। अनेक देशों के नाम बुद्ध से जुड़े हैं। तिब्बत देश का असली नाम बौद्ध है। आज भी तिब्बती लोग अपनी मातृभूमि को बौद्ध ही कहते हैं। बौद्ध दरअसल बुद्ध का परिवर्तित रूप है। बौद्ध का एक परिवर्तित रूप भोट है, इसलिए तिब्बती भाषा को भोटी या भोटिया कहते हैं। भोट लोग भूटान में भी रहते हैं, इसलिए वह भूटान है। कनिष्क ने बुद्ध को बौद्धो लिखा है, तिब्बत वालों ने बौद्ध लिखा है। तिब्बत और भूटान दोनों बौद्ध देश हैं और दोनों देशों के नाम बुद्ध के नाम पर पड़ा है। बुद्ध के व्यक्तित्व में वो जादू था कि कई देशों ने अपना नाम बुद्ध के नाम पर रख लिए। श्रीलंका का सिलोन नाम पुर्तगाली नहीं है बल्कि बौद्ध टर्मिनोलॉजी है। पुर्तगालियों से सैकड़ों साल पहले वेनसांग ने इसे सीलन कहा है। सीलन क्या है? विनय पिटक के नियमों को संचालित होना ही सीलन है। श्रीलंका कभी विनय पिटक के नियमों से संचालित होता था, सीलन से संचालित होता था, इसलिए सिलोन है। कहाँ थे और कहाँ आ गए? बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक शिक्षाएं श्रावस्ती में दी थी। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास, पुरातत्व और बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं तो श्रावस्ती की यात्रा आपके लिए एक अनोखा अनुभव हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप और किस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। खुश रहिए। धन्यवाद।